इंशाल्लाह अगर कल जो है लास्ट रोजा होगा तो कल फिर क्लास होगी, फिर उसके बाद क्लास नहीं होगी। ईद ईद की फिर एक छुट्टी हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर क्योंकि आगे हफ्ता और इतवार छुट्टी बन जाएगी। ठीक है जी। तो फिर 3 छुट्टियां तो आपको वैसे ही हो जाएंगी। ठीक है जी, क्योंकि ईद की 2 छुट्टियां दे देते हैं, तो फिर 3 छुट्टियां तो वैसे ही बन जाएगी, इतवार की भी छुट्टी हो जाएगी। तो कल अगर लास्ट होगा तो फिर लास्ट क्लास होगी, वरना फिर परसों। ठीक है, समझ आ गई? तो अच्छा जी, अब हमने इंडो पाक हिस्ट्री को ईस्ट इंडिया कंपनी तक मोबाइल की रिकॉर्डिंग, मुझे आप ना दिखा दो, मोबाइल की ना रिकॉर्डिंग भी बना लेते हैं। आज मैं ना पूरा जो भी क्वेश्चन रहे हुए हैं जो हमने पढ़ चुके हैं अभी तक, उसमें जो क्वेश्चन रहे हुए हैं वो सारे के सारे मैं अभी रिपीट करूंगा अपनी अल्फाज में। तो आप जो है इस तरीके से आप सब लोगों ने कोशिश करनी है कि बिल्कुल मुझे कॉपी करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। हो सकता है कि किसी बच्चे को उसकी स्पीड वो ना हो या उसकी फ्लुएंसी उस लेवल की ना हो, लेकिन आपने कोशिश करते रहना है कि इसी लेवल से, जिस लेवल से मैं बोलूंगा उसी लेवल से आपने बोलना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं बस। जी, हिंदुस्तान की हिस्ट्री हम देखते हैं। हिंदुस्तान में सब कॉन्टिनेंट इसे कहते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब जो है एक बरआज़म होता है, यानी बरआज़म का एक छोटा टुकड़ा सब कॉन्टिनेंट होता है। और इस सब कॉन्टिनेंट में जो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 मुल्क जो आते हैं। और इस सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो रीजन है, इसकी सिविलाइजेशन अगर हम देखें तो इधर 5 सिविलाइजेशन जो है वो आबाद हुई। क्योंकि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है बिग बैंग हुआ, जो जॉर्ज लिमाट्रे ने कहा। और उसके बाद जो है क्या हुआ जी, उसके बाद जो है एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की जो हबल ने थ्योरी पेश की। उसके बाद जो है ह्यूमन आए, पैलियोलिथिक एज आई, उसके बाद मैसोलिथिक एज आई, उसके बाद कैल्कोलिथिक एज आई। इस कैल्कोलिथिक एज को कॉपर एज भी कहते हैं। इसमें जो है ह्यूमन जो थे वो पहली बार जो है, जिसे होमो इरेक्टस हमने कहा, उन्होंने आग जलाई अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पहली बार। और फिर वो नेदरलैंड में भी वो लोग गए, और फिर उन्होंने सिविलाइजेशन में रहना शुरू किया। और पाकिस्तान की जो सिविलाइजेशन है वो 5 है। एक जिसे आप ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। बोलान रिवर के किनारे जो है मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। और मेहरगढ़ सिविलाइजेशन जो है ये 1974 में जरीज ने डिस्कवर की। जरीज ने बोलान रिवर के ऊपर जो है बलोचिस्तान में। और जो हमारे सिंध वाला रीजन है, इधर 2 सिविलाइजेशन है। और 2 सिविलाइजेशन में मोहनजोदड़ो, जिसे माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं, और ये सिंध की डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में है। और जो है इसको जो है, इसमें जो है ना ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। वो एक बात है जो आज भी कायम है, वो इधर है इन मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो को 1922 में जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया था। और उसके बाद जो है इसको जो है ये सिंध के इलाके लाड़काना में है। उसके बाद इससे ऊपर खैरपुर की डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारी एक सिविलाइजेशन है, जिसे कहते हैं कोट दिजी की सिविलाइजेशन। ये 1955 में डिस्कवर हुई। और इस कोट दिजी की सिविलाइजेशन को 1955 में जो है SR राव ने डिस्कवर किया। ठीक है जी। अगर हम पंजाब के रीजन को देखें तो पंजाब के रीजन में साहिवाल के करीब, ठीक है जी, साहिवाल जो लाहौर शहर से 24 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी, साहिवाल। और साहिवाल में कौन सी सिविलाइजेशन है जी? हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ये 1920 में जो है SR सॉरी राय बहादुर ने जो है वो डिस्कवर की। राय बहादुर ने हड़प्पन सिविलाइजेशन 1920 में डिस्कवर की। और उसके बाद KPK और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर टेक्सला डिस्ट्रिक्ट में एक सिविलाइजेशन है, जिसे कहते हैं गंधारा सिविलाइजेशन। और ये गंधारा सिविलाइजेशन जो है, ये गंधारा सिविलाइजेशन डिस्कवर की जो है ना 1912 में जॉन मार्शल ने। यानी आपकी जो 2 सिविलाइजेशन है, एक मोहनजोदड़ो और एक जो है आपकी जो टेक्सला के अंदर है गंधारा सिविलाइजेशन, ये दोनों जॉन मार्शल ने डिस्कवर की। और कोट दिजी और हड़प्पा नीचे वाली राव ने, और ऊपर वाली राय ने, राय बहादुर ने। ठीक है जी। ऐसा राव और राय ने। और उसके बाद अगर हम इधर देखें तो जरीज ने बोलान पर 1974 में। तो ये 5 सिविलाइजेशन जो हैं, ये इनकी डिस्कवरी के बारे में क्वेश्चन आए होते हैं। और ये एक सेकंड पॉज कर लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड रुकेगा, एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है।
अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम जी पांच हमने सिविलाइजेशंस देख ली। तो हमने पांच सिविलाइजेशंस देख ली। पांच सिविलाइजेशन के बाद हमने देखा, और ये सिविलाइजेशन कब के दौर की है? ये सिविलाइजेशन जी 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी या 1500 बीसी तक आप लगाओगे। और 1500 बीसी में सेंट्रल एशिया के रीजन से आर्यंस जो थे, वो आर्यंस आए हिंदुस्तान में। और आर्यंस ने क्या किया जी? कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में। उनकी लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी जी? संस्कृत की लैंग्वेज थी। और उन्होंने हिंदुइज्म, जो ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी जो है किताबें लिखी। जो कौन सी किताबें हैं? चार किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार किताबें लिखी हिंदुइज्म में। इसके अलावा भी किताबें, और ये ओल्डेस्ट रिलीजन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। उसके बाद, और इनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, और इन्होंने कहा ये सारे क्वेश्चन पीपीएससी में आए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर दो मजहब जो है 600 बीसी से लेकर 500 बीसी तक आए। जो पहला रिलीजन था वो जैनिज्म था, और जैनिज्म रिलीजन जो है वो महावीरा ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और जो दूसरा रिलीजन है वो बुद्धिज्म है, जिसे सिद्धार्था ने इंट्रोड्यूस कराया, प्रिंस सिद्धार्था, जो जो जिसका सीधा नाम गौतम बुद्धा है, और जिसको शकिया मुनि भी कहते हैं। और बुद्धिज्म की जो किताब है वो किताब है त्रिपिटाका। त्रिपिटाका जो किताब है बुद्धिज्म की किताब है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर गुप्ता खानदान की हुकूमत रही, और गुप्ता खानदान की हुकूमत के दौरान यहाँ पर एक फ्यूडलिज्म रहा। और उसके बाद हमने देखा 324 बीसी में यहाँ पर मुरियान डिनासिटी जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यहाँ पर फाउंडर था वो इस डिनासिटी का। और इसका एक वजीर था जिसका नाम था चाणक्य। और इस चाणक्य ने जो स्टेट क्राफ्ट है उसके ऊपर एक किताब लिखी। और जो टेक्सला, जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहां से ये पढ़ा हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो इस डिनासिटी का जो फेमस रूलर है वो है अशोक द ग्रेट। ठीक है, अशोका। तो अशोका द ग्रेट, इसको ग्रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने म्यांमार से अफगानिस्तान के रीजन, इतनी बड़ी टेरिटरी को इसने अनेक्स करके रखा हुआ था, एक स्टेट की शक्ल में दिया था। और इसने जो है कोई इसने शुरू शुरू में तो बहुत कत्लेआम किया, लेकिन बाद में इसने जो है बुद्धिज्म का ये फॉलोअर था, और टेक्सला से इसका ताल्लुक था। और क्योंकि गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो एपिक सेंटर फॉर बुद्धिज्म है। ठीक है जी, ये एक सेंटर है बुद्धिज्म का। तो ये, और बुद्धिज्म का बानी सिद्धार्था, जिसका सीधा नाम गौतम बुद्ध, और जिसे शकिया मुनि भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस डिनासिटी का लास्ट रूलर जो है वो आया बृहद्रथा, और ये 181 बीसी की बात है। ठीक है जी, यानी 324 बीसी से 181 बीसी तक यहाँ पर क्या रहा जी? मोरियान डिनासिटी रही। और इस मोरियान डिनासिटी के बाद यहाँ पर पर्शियन और जो तुर्क कबाइल थे और जो अफगानी ट्राइब थे वो यहाँ पर गाये बगाए जो है हमले करते रहे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो है एक फ्यूडलिज्म का निजाम आ गया, छोटे छोटे जो स्टेट थे उनमें बट गया ये रीजन। और उसके बाद जब इस्लाम अरेबियन पेनिनसुला में हजूर के दौर में 610 से 632 में आया, तो यहाँ पर जो है जो केरला का हुक्मरान था वो हजूर के पास गया, और जो है वो सहाबी बन गया। और यहाँ पर मुसलमानों की जो ताजिर थे उनकी वजह से केरला, जो इंडिया का साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर इस्लाम सबसे पहले फैला, और यहाँ पर इस्लाम की पहली मस्जिद भी आबाद है। उसके बाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का राजा जो राजा दाहिर था, जो राजा चच का बेटा था, उसके ऊपर दीबल के मकाम पर राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम को इराक का जो गवर्नर था, जो उसका चचा था, ठीक है जी, उसने हुक्म दिया था, इराक के गवर्नर ने हुक्म दिया था। और इराक के गवर्नर को जो है उस वक्त जो अरब का खलीफा था वो वलीद बिन अब्दुल मलिक था। और वलीद बिन अब्दुल मलिक का जो बाप था अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसके चार बेटे भी खलीफा हुए। और उसके बाद इस पूरी जो ये राजा चच की और मोहम्मद बिन कासिम की ये पूरी की पूरी स्टोरी है। मोहम्मद बिन कासिम फिर यहाँ से होता हुआ सिंध के रास्ते से फिर मुल्तान, और मुल्तान से कश्मीर तक गया। और फिर 715 में जो है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, जब वलीद बिन अब्दुल मलिक का भाई जब तख्त पर बैठा तो उसने इसको मुल्तान से गिरफ्तार करवाकर कत्ल करवा दिया। और उसके बाद इस पूरी स्टोरी के ऊपर एक किताब लिखी हुई है जिसे कहते हैं चचनामा, और ये ओरिजिनली अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर महमूद गजनवी, जो कि 977 एडी से लेकर 1186 एडी तक, जो जिसकी गजनवी डिनासिटी जिस उसके बाप सुबक्तगीन ने कायम की थी। महमूद गजनवी के वालिद का नाम सबुक्तगीन था, और उसने महमूद गजनवी जो है उसने 1099 में हिंदुस्तान पर पहला अटैक किया। 999 एडी में 999 एडी में हिंदुस्तान पर सोमनाथ के मंदिर पर पहला अटैक किया। और 1024 में जो है उसने 17वां हमला किया।
और सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में था इसको ढा दिया। और उसके बाद 1030 में ये मर गया। उसके बाद इसका बेटा महसूद गजनी जो था उसके साथ दाता गंज बख्श हजवेरी और अल बैरूनी जो फेमस जो है जिसने अर्थ का साइज नापा है, अल बैरूनी जो एक फिजिशियन और जो मैथमेटिशियन है, वो यहाँ पर महसूद गजनी के साथ आए। उसके बाद यहाँ पर जो है 1186 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने, जो कि अफगानिस्तान के इलाके गौर से था और एक अफगान ट्राइब का बंदा था, उसने गौरी डिनासिटी की बुनियाद रखी। और फिर उसने फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 में एक सेकंड यार, ये रिकॉर्डिंग ही रुक गई है, एक मिनट बस ही। अच्छा, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन 1191 में पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त दे दी। पृथ्वीराज चौहान ने शिकस्त दे दी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को। और फिर उसके बाद जो है सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन 1192 में हुई, और सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन में पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कत्ल कर दिया। और वो फिर यहाँ से जो है हिंदुस्तान से जेहलम के रास्ते अफगानिस्तान जा रहा था। रास्ते में जेहलम के मकाम पर खोकर कम्युनिटी के एक लड़के ने उसे जो है कत्ल कर दिया। और जब उसे कत्ल किया तो उसका मजार वहीं पर आज भी मौजूद है। वो जाते हुए उसकी हिंदुस्तान में गुलामों की एक नोबेलिटी बनी हुई थी। जो उसके वजीर थे वो कौन थे? गुलाम थे। और गुलाम को फारसी जबान ममलूक भी कहते हैं। ठीक है जी, फारसी का लफ्ज इसका ममलूक है। और ये जो गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक जो इन गुलामों का हेड था, उन गुलामों के हेड कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर थे वो? हाँ, जो जी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की नोबेलिटी थी, जो स्लेव थे, तो उन स्लेव का जो हेड था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस कुतुबुद्दीन ऐबक को वो जाते हुए अपनी सल्तनत सौंप के चला गया। क्योंकि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी अब मर गया है, तो इस जो सल्तनत थी उसकी, तो उसके ऊपर दावेदार बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि वो एक गुलाम था तो वो खुश हुआ, और खुश होकर उसने कहा गुलाब खिले तो सांस लेना। तो इससे दिल्ली सल्तनत बनी। चार दिल्ली सल्तनत की जो 5 डिनासिटीज हैं वो इसी से निकली। जो जी है गुलाब, जी से गुलाब से बना गुलाम डिनासिटी, और गुलाम डिनासिटी 1206 से 1290। और गुलाब खिले के से बना जी खिलजी, खिलजी डिनासिटी 1290 से 1320। गुलाब खिले तो टी से बना तुगलक, तुगलक बना 1320 से लेकर 1414। और उसके बाद तो सांस एस से सैयद, सैयद बनी 1414 से 1451। और एल लेना, लोधी डिनासिटी बनी 1451 से लेकर 1526 तक। और ये डिनासिटी थी जिनको हमने दिल्ली सल्तनत कहा, क्योंकि ये सारी की सारी डिनासिटी हिंदुस्तान के सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में थी। हिंदुस्तान का नॉर्थ और साउथ के रीजन को एक वंधत्या माउंटेन रेंज है जो इसको डिवाइड करती है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। वंधत्या माउंटेन रेंज के नॉर्थ वाले रीजन को हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, और उसके साउथ में जो दक्कन वाला रीजन है इसको हम साउथ इंडिया कहते हैं। तो अब इस रीजन में जो है नॉर्थ वाले रीजन में दिल्ली सुल्तानों की हुकूमत रही। और इन दिल्ली सुल्तानों में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, जिसने कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाया। और जो कि जो है उसके बाद जो है इसने चौगान खेलते हुए, चौगान जो कि एक पोलो है जो घोड़े पर बैठकर खेली जाती थी, वो ये लाहौर में खेल रहा था। तो उसके दौरान जो है ये मारा गया, इसका एक्सीडेंट हुआ और ये मर गया, और लाहौर अनारकली में ही दफन है। ठीक है जी। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसके बाद इसका बेटा आराम शाह आया और 1210 से 1211 तक वो रहा। लेकिन उसे शमसुद्दीन अल्तमश ने कत्ल करके 1211 से लेकर 1236 तक लॉन्गेस्ट रूलर रहा स्लेव डिनासिटी का शमसुद्दीन अल्तमश, जिसने जो है सिल्वर टांका और कॉपर कॉइन्स की बुनियाद रखी थी। और ये जो है शमसुद्दीन अल्तमश जो है इसके दौर में जो है बहुत सारी इस्लाहात भी हुई।
ठीक है जी, जिनमें ये था, एक इसमें ये पॉइंट था कि चंगेज खान जो उस वक्त जो है मंगोल एक एम्पायर थी, उसका जो हुक्मरान था, जो जिसने 1218 में किंगडम ऑफ ख्वारज़म को डिस्ट्रॉय किया था, जो 1227 में मरा था, जिसका सीधा नाम तैमूजिन था, वो जो चंगेज खान है उसने भी हिंदुस्तान के इलाके पर हमला किया था, लेकिन इसने जो है क्या किया, अपने आप को आइसोलेट रखा। और उसके बाद 1211 से 1236 तक ये रहा, और ये जो है ख्वाजा बख्तियार काकी का कंटेम्परेरी है, और ये अमीर खुसरो का कंटेम्परेरी नहीं है, क्योंकि ख्वाजा बख्तियार काकी जो है 1235 में वफात हुई, और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर वाले जो राजस्थान के इलाके अजमेर में दफन हैं, जिनका मजार है, वो जो है 1236 तक रहे, और 1235 तक ख्वाजा बख्तियार काकी, और निजामुद्दीन औलिया 1238 में जो है उनकी पैदाइश है, और निजामुद्दीन औलिया जो है वो दिल्ली में उनकी भी दरगाह है। उसके बाद जो है, और ये सारे के सारे चिश्ती सिलसिला के जो है ये तीनों जो है सूफी सेंट्स हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो शमसुद्दीन अल्तमश के बाद इसकी बेटी जो थी रजिया सुल्ताना, वो हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान थी, और उसने जो है पहली खातून हुक्मरान ने किया, लेकिन वो 1236 से 1240 तक रही। उसके बाद नासिरुद्दीन मसऊद और नासिरुद्दीन बहरोज ये दो हुक्मरान आए, लेकिन ये बिल्कुल पपेट रूलर थे। उसके बाद जो एक बेहतरीन रूलर जिसने दीवाने अरीज की बुनियाद रखी थी, और दीवाने अरीज कहते हैं मिलिट्री डिपार्टमेंट को, ठीक है जी, जिसका सरबराह जो है दाबीरुल मुल्क होता है, उस दाबीरुल मुल्क का जो इदारा था दीवाने अरीज, उसकी बुनियाद रखी गयासुद्दीन बलबन ने, जो कि 1266 में आया और 1287 में जो गया। और ये इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गयासुद्दीन बलबन ने, और ये स्लेव डिनासिटी का लास्ट इफेक्टिव रूलर है। और इसने जो है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ये थी कि जी लोहे के जरिए से या खून बहाकर दोनों तरीके से अपनी हुकूमत को कायम रखा जाए। और 1287 से अलाउद्दीन कैकोबाद और जो छोटे छोटे रूलर आए, उनको जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने जो है उतार कर उसने खिलजी डिनासिटी 1290 से 1230 की बुनियाद रख दी। और इसमें जो 1290 के बाद 1296 में इसका जो दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जलालुद्दीन खिलजी को जो है वो कत्ल कर दिया, और इस जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करके वो इसका हुक्मरान बन गया 1296 से लेकर 1316 तक। और ये वाहिद पहला हुक्मरान है जिसने जो है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस शुरू करवाया, और लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, यानी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी से मुराद ये है कि पहले तो आर्मी जो है वो किसानों से ले ली जाती थी, जागीरदारों से ले ली जाती थी। इसने अपनी यानी एक आर्मी मेंटेन की, उसको ये तनख्वाहें देता था, उसको सारा कुछ करता था। ये पहला हुक्मरान है, और इस लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए इसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हिंदुस्तान में, कि इसने चीजों की प्राइस को कम कर दिया ताकि वो जो फौजी हैं वो आसानी से गुजारा कर सकें। तो उसके बाद इसने मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी हॉर्सेस भी जो अच्छी नस्ल के होते थे उनके ऊपर इसने दाग लगवा दिए। और उसके बाद जो है ये पहला हुक्मरान है जिसने वंदतिया माउंटेन को क्रॉस करके साउथ इंडिया की तरफ जो है हमला किया। और ये पहला हुक्मरान है हिंदुस्तान का जिसने जो है मंगोलों को हिंदुस्तान में पहली बार शिकस्त दी, 1306 में बैटल ऑफ अमरोहा में। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो मलिक कफूर एक वजीर था, मलिक कफूर, उसने इसके बेटे को हुक्मरान बनाकर वो हिंदुस्तान पर हुकूमत करता रहा, लेकिन खुसरो जो वो था उसने उसको उतार दिया, और फिर खुसरो को भी उतार दिया गया। और 1320 में जो है डिनासिटी आ गई, गुलाब खिले तो तुगलक डिनासिटी, जिसकी बुनियाद जो है गयासुद्दीन तुगलक जो कि दीपालपुर का गवर्नर था उसने रखी। और गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक डिनासिटी का जो है वो फाउंडर बना। उसके बाद 1320 से लेकर 1325 तक, उसके बाद 1325 से लेकर 1351 तक जो लॉन्गेस्ट और जो मोस्ट इफेक्टिव रूलर ऑफ जो है तुगलक डिनासिटी, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एकदम लोगों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देता था और एकदम उनके ऊपर सखावत करना शुरू कर देता था। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तानों में अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट एरिया कैप्चर करके रखा हुआ था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करके रखा था पूरे हिंदुस्तान का। इसने जो है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का पूरा हिस्सा, और यहाँ से जो है साउथ में जो है दक्कन प्लेटू तक इसने जो है नेक्स्ट करके रखा हुआ था। इसकी सल्तनत सबसे बड़ी थी, और इसने ये पहला हुक्मरान है जिसने चाइना के साथ ताल्लुकात भी स्टैब्लिश किए, और ये पहला हुक्मरान है जिसने जो है हिंदुस्तान में जो है एक मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट था। ये यानी इसे मैड किंग भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक, जो इसका कजन था वो हुकूमत में आया, और जिसने दीवान बंदगान
एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया फॉर स्लेव्स, और उसने इसने फिरोज शाह तुगलक ने जो है इरिगेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। ठीक है जी, इरिगेशन सिस्टम भी इसने इंट्रोड्यूस किया, और 1351 से लेकर फिर 1388 तक ये रहा। और 1388 में एक आया नासिरुद्दीन मोहम्मद, और फिर आया नासिरुद्दीन तुगलक। और ये जो नासिरुद्दीन तुगलक है, ये लास्ट हुक्मरान है तुगलक डिनासिटी का, जिसके दौर में 1398 में अमीर तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पर जो है हमला किया, और फिर ये वो जाते हुए अपनी हुकूमत जो है वो नासिरुद्दीन तुगलक को ही देकर चला गया। फिर उसके बाद 1414 में जो है इस डिनासिटी का इख्तिताम हुआ, और जो खिदर खान जो मुल्तान का गवर्नर था, उसने जो है सैयद डिनासिटी की बुनियाद रखी। इस डिनासिटी का जो फेमस और लॉन्गेस्ट रूलर है वो है मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने जो है इधर सैयद डिनासिटी का लॉन्गेस्ट और फेमस रूलर है। उसके बाद जो है 1451 में बहलोल खान लोदी ने लोदी डिनासिटी की बुनियाद रखी। फिर उसके बाद सिकंदर खान लोदी आया, सिकंदर खान लोदी जिसने आगरा सिटी की बुनियाद रखी थी। और उसके बाद जो है सिकंदर लोदी के बाद इस डिनासिटी का लास्ट रूलर जो था, 3 रूलर ही थे इस डिनासिटी में, और इस डिनासिटी का लास्ट रूलर जो था वो इब्राहिम खान लोदी था, जिसे जो है फरगाना के इलाके जो कि उज्बेकिस्तान करंट दौर में है, वहां से एक जहीरुद्दीन बाबर, जिसका बाप जो है अमीर तैमूर की नस्ल में से था और जिसकी माँ जो है वो चंगेज खान की नस्ल में से थी, उसे जो है उसने जो है फरगाना के इलाके से आते हुए उसने पहले काबुल को अपने कब्जे में किया, काबुल को कब्जे में करने के बाद कंधार को कब्जे में किया, और फिर लाहौर को, क्योंकि लाहौर में पंजाब में उस वक्त लोधी डिनासिटी का जो गवर्नर था दौलत खान, उसको दौलत खान को शिकस्त देकर इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान, जो कि दिल्ली से नॉर्थ 90 किलोमीटर जो है हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई, और बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर बैटलफील्ड में कत्ल कर दिया। और ये वो हुक्मरान है जिसने पहली बार गन पाउडर जो है वो मिलिट्री यूज के लिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया। और उसके बाद जहीरुद्दीन बाबर ने 3 जंगें लड़ी, जिन्हें हम याद रखने के लिए हमने फार्मूला बनाया था KCG, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ गागरा, 1527, 1528 और 1529 तरतीब में। और 1527 में जो है बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा ऑफ मेवाड़, दिल्ली के साउथ में मेवाड़ का जो राजपूताना किंग थे उनके साथ, राणा सांगा के साथ इसने 1527 में जंग लड़ी और उसे शिकस्त दी। और उसके बाद 1528 में बैटल ऑफ जो है चंदेरी में, जो राजपूत किंग और दूसरा था मालवा का मेदिनी राय ऑफ मालवा, मेदिनी राय ऑफ मालवा, एक हाँ मेदिनी राय ऑफ मालवा, जिसे जो है मेदिनी राय ऑफ मालवा को दूसरी जो है शिकस्त दी बैटल ऑफ चंदेरी में 1528 में। और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा में मोहम्मद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसे जो है बैटल ऑफ घाघरा में इसने शिकस्त दे दी, जो पटना के करीब है, जो बिहार का इलाका है, बंगाल के करीब वहां पर जो एरिया था, मोहम्मद लोदी को भी वहां पर शिकस्त दे दी। और इस तरह से इसने अपनी जो है हुकूमत को वहां पर मुगलिया सल्तनत को इस्टेब्लिश कर दिया। इसने पिशावर में बाला हिसार फोर्ट भी इस्टेब्लिश किया, और जिसे जो है एलिवेटेड फोर्ट भी कहते हैं। और इसने जो है चागाताई तर्किश, चागाताई एक तर्किश लैंग्वेज का डायलेक्ट है, यानी लहजा है बोलने का, उसमें इसने तजुक्के बाबरी अपनी एक किताब लिखी। और जो है उसके बाद ये जो है आगरा में इसकी वफात हुई, लेकिन इसे फिर कब्र से निकालकर बाद में काबुल में जो है बाबरी बाग में इसे दफन किया गया। ये ओनली इंडियन रूलर है जो आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट बरीड है। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो जहीरुद्दीन बाबर के बाद उसका बड़ा बेटा नासिरुद्दीन हुमायूं, असल में बाबर के 4 बेटे थे, एक था हिंदल, एक था अस्करी, और एक था ये हुमायूं, और एक था कामरान। तो जो कामरान था उसके नाम पर लाहौर में ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट कामरान बरादरी भी मौजूद है। और हुमायूं ने अपने भाइयों से जो है तख्त जो है वो अपने हाथ में लिया, और इसने जो है अस्करी को गुजरात में लगाया, लेकिन अस्करी जो है गुजरात को हार गया और इसके भाई इसका साथ नहीं दिया, और कामरान को इसने काबुल का इलाका बाद में दिया। तो जो है फिर इसको जो है शेर शाह सूरी जो हिंदुस्तान के इलाके सासाराम से था, उसने इसके साथ 2 बैटल लड़ी, जिसे हमने याद रखने के लिए सीके का फार्मूला बनाया, बैटल ऑफ चूदा और बैटल ऑफ कानुज। ये चूदा जो है ये भी बंगाल के करीब एक इलाका है,
बैटल वहां पर हुई 1539 में, और 1540 में बैटल ऑफ कनूज। इन दोनों लड़ाइयों में नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं को जो है वो शिकस्त दे दी शेर शाह सूरी ने, और उसने सूर डिनासिटी की बुनियाद रखी। तो ये हुमायूं फिर यहाँ से लाहौर गया, लाहौर से फिर वो सिंध, और सिंध में उमरकोट के जो इलाका था वहां पर इसने हमीदा बानो बेगम, जो एक 14 साल की लड़की थी, उसके साथ शादी की, और वहीं पर जो है सिंध के इलाके उमरकोट में उसने 15 अक्टूबर 1542 को जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को पैदाइश थी, जहां पर आज भी यादगार मौजूद है। और फिर ये वहां से जो है ईरान के इलाके में चला गया। ईरान में वहां पर उस वक्त जो है सफावीद डिनासिटी की हुकूमत थी, और सफानीद डिनासिटी 1501 से लेकर 1736 तक कायम रही। इसका जो पहला रूलर था वो इस्माइल वन था, और इस टाइम दूसरा रूलर चल रहा था तशाम्प वन। तशाम्प वन ने इसको पनाह दी, तो उसने इसके साथ ट्रीटी की हुमायूं के साथ कि तू अगर काबुल और कंधार कब्जा कर लेगा तो कंधार हमें दे देगा। तो ये बात उसके साथ तय कर रहा था, और इधर हिंदुस्तान में शेर शाह सूरी ने अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर ली। शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद खान था, और जिसने जो है रेवेन्यू मिनिस्टर जिसका जो है टोडरमल था, और जिसने रेवेन्यू के अंदर बहुत ज्यादा काम किया, जिसने जो है कॉइन रुपये की बुनियाद रखी, और 4 रोड उसने बनाए जिन्हें ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और वो आज अगर हम देखें चिटागोंग से काबुल तक, और ये लाहौर से मुल्तान वाला हाईवे भी किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी जो है 1540 से 1545 तक 5 साल लगातार हुकूमत करता रहा, और फिर उसके बाद जो है शेर शाह सूरी हिंदुस्तान के इलाका सासाराम में दफन है। उसके बाद जो है शेर शाह सूरी ने झेलम डिस्ट्रिक्ट में काहान रिवर पर एक फोर्ट बनाया जिसे कहते हैं रोहतास फोर्ट, और वो इसके कहने पर टोडरमल ने बनाया था। और फिर जो है इसका जो बेटा था इस्लाम शाह सूरी, वो 1545 से लेकर 1553 तक रहा, और फिर उसके बाद 1553 से 1555 तक सिकंदर शाह सूरी, जिसे अलेक्जेंडर सूरी भी कहते हैं, वो हुकूमत कर रहा था। अब हम हुमायूं की तरफ जाते हैं। वहां पर तशाम्प वन के साथ मुआहिदा करने के बाद 1545 में उसने जो है काबुल को दोबारा कब्जे में ले लिया था, और कंधार को 1553 में कब्जे में लेकर जो है ईरान को दे दिया था, जो ईरान की सफावीद डिनासिटी थी। और फिर वो यहां से 1555 में ईरानी हेल्प के जरिए से उसने दिल्ली पर वापस अपना कब्जा सिकंदर शाह लोदी के जरिए के वक्त जो है वापस ले लिया। और वो 1555 में जो है 1556 में जो है वो सीढ़ियों से गिरा, ठीक है जी, और एक लाइब्रेरी में उस टाइम वो था, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरा और गिरकर जो है वो मर गया। तो उसके बाद जो है उसका 14 साल का बेटा, जो 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम से पैदा हुआ था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। और 1556 में उसका जो वजीर था, जो उसका कमांडर था, वो था बैराम खान। और बैराम खान को जो है बैराम खान 1556 में उसने फर्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत उसने लड़ी, वो हिमू, जो एक राजपूत किंग था, उसके साथ जो है हिमू के साथ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। और जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बैराम खान वर्सेस हिमू हुई, और बैराम खान यानी अकबर जो है वो जीत गया। और इस तरीके से जो है अकबर जो है उस वक्त 14 साल का था, तो उसका जो रेजेंट था, जो उसकी रेजेंसी में जो हुकूमत संभाले हुआ था, वो था जो है बैराम खान। और 1556 से 1560 तक वो रहा। फिर इसकी जो एक फोस्टर मदर थी माहम अंगा, 1560 से 1562 तक जो इसकी पॉलिटिकल एडवाइजर भी रही है, उसने जो है कंट्रोल लिया। फिर उसके बाद अकबर ने जो है खुद अपने हाथ में कंट्रोल लिया, और इसने 1564 में जो जिजिया टैक्स है, जिजिया टैक्स जो मुसलमान हुकूमत में गैर मुस्लिम रह रहे होते हैं, वो अपनी हिफाजत की गर्ज से जो टैक्स देते हैं उसे जिजिया टैक्स कहते हैं। तो वो ये जिजिया टैक्स जो है अकबर ने 1564 में अबॉलिश कर दिया। और अकबर ने जो है फिर उसके बाद 1576 में जो है महाराजा प्रताप जो था, उसको जो है 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाट में जो है वो शिकस्त दी। और अकबर ने जो है दीने इलाही इंट्रोड्यूस किया, जिस दीने इलाही का ये मकसद था कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई और ये जितने भी मज़ाहिब हैं, इनकी अच्छी अच्छी बातें उसने इकट्ठी करके
जो है एक दीन इलाही अपनी तरफ से कायम कर दिया, जिसकी मुखालफत जो है वो सबसे पहले ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो कि नक्शबंद सिलसिला के बानी हैं और जिनका कोई मदार नहीं है, और जिनका जो स्टूडेंट है वो सर अहमद हिंदी, जिन्हें मुजद्दिद अलेक्सानी भी कहते हैं, वो हैं मुजद्दिद अलेक्सानी, जिन्होंने जो 1564 में पैदा हुए और जो है जिन्होंने जो है नजरिया वहदतुल वजूद पेश किया, जो कि इब्ने अरबी के नजरिया वहदतुल वजूद की मुखालफत में नजरिया वहदतुल शहूद था। नजरिया वहदतुल वजूद ये था कि उसके मुताबिक लोगों ने समझा कि हर एक इंसान या हर एक चीज जो है वो क्या है, खुदा है, यानी पैंथीइज्म का नजरिया जो है वो परवान चढ़ने लगा। लेकिन इसकी मुखालफत की हजरत जो है सर अहमद हिंदी ने। सर अहमद हिंदी ने इसके अलावा दीन इलाही की भी मुखालफत की, और दीन इलाही जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था ये 1582 में किया था। और उसके बाद जो है अकबर ने जो है आगरा फोर्ट की कंस्ट्रक्शन जो है आगरा में वो स्टार्ट की, और इसने जो है अकबर ने उसके अलावा जो है अकबर ने जो है अकबर सिकंदरिया में नियर आगरा जो है वो बरीड है, और इसका जो वजीर, इसके 9 रतन थे, 9 वजीर थे जो मेन थे, जिनमें जो है मशहूर जो है मुल्ला दो प्याजा, बीरबल और अबू अल फजल। और ये जो अबू अल फजल है इसने अकबरनामा जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी, अकबरनामा जो कि अकबर की बायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी वो किताब होती है जो इंसान खुद लिखता है, और बायोग्राफी वो होती है जो किसी इंसान के लिए लिखी जाती है। तो ये अबू अल फजल ने लिखी थी, इसलिए अकबर की क्या है, ये बायोग्राफी है। और उसके अलावा अकबर ने जो है अटक फोर्ट जो है बनाया 1583 में, अटक फोर्ट जो कि अटक में है। उसके बाद जो है अकबर ने जो है अकबर के दौर में पहला अंग्रेज भी आया जिसका नाम राल्फ फिच था। उसके बाद 1556 से लेकर 1605 तक ये हिंदुस्तान का लॉन्गेस्ट रूलर है, और इसके दौर में अहमदनगर तक का जो इलाका था वो जो है अकबर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अकबर ने मनसबदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और ये मनसबदारी सिस्टम ये था कि अकबर जो भी इलाका फतह करता था उस इलाके का जो हुक्मरान होता था उसको तब्दील नहीं करता था, और उस हुक्मरान की जिम्मेदारी होती थी कि उसने मुगल कोर्ट के अंदर अपनी हाजिरी लगानी होती थी, और जरूरत पड़ने पर अकबर के लिए घोड़सवारों की एक मखसूस जो तादाद में अपनी आर्मी को भी बिल्ड करना होता था। और इस तरीके से वो इलाके का हुक्मरान एक मनसबदार बन जाता था, और हर मनसबदार के ऊपर एक मखसूस आर्मी की तादाद को मेंटेन करके रखना उसकी जिम्मेदारी थी। तो इस तरीके से जो है लॉन्गेस्ट रूलर ऑफ अकबर के बाद जो है अकबर ने बड़े अच्छे तरीके से, और इसे फॉर रनर ऑफ शेरशाह सूरी भी कहते हैं, जो शेरशाह सूरी ने जो इस्लाहात की थी इसने उसको कैरी किया और मामलात को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चला। और उसके बाद अकबर के बाद जो है इसका जो बेटा था और इसने फतेहपुर सिकरी, एक जो है आगरा के करीब एक इलाका है फतेहपुर सिकरी, इसने वो भी इस्टेब्लिश किया फतेहपुर सिकरी। और इसके दौर में लाहौर जो है वो 14 साल के लिए कैपिटल भी बना। ठीक है जी, लाहौर 14 साल के लिए, यानी इसने कैपिटल को भी शिफ्ट किया। उसके बाद जो है हम देखें तो इसका बेटा शहजादा सलीम, या जिसने अपना लकब अख्तियार किया जहांगीर, 1605 से लेकर 1627 तक रहा। और ये जहांगीर जो है इसने सबसे पहले सिकंदरिया आगरा में अपने वालिद का मकबरा बनाया, और इसने जो है जो 5th सिख गुरु है गुरु अर्जुन देव, उसको भी इसके दौर में एग्जीक्यूट किया गया, जो कि पंजाब के गवर्नर ने एग्जीक्यूट किया था। असल में सिखिज्म जो एक मजहब है इसकी बुनियाद जो है वो गुरु नानक ने रखी। गुरु नानक देव जो है 1469 से लेकर 1539 तक जो है जिनका इरा है, उन्होंने इसकी, और ग्रंथ साहिब इनकी किताब है, और ग्रंथ साहिब को गुरु अर्जुन देव ने लिखा, और इसे गुरु गोविंद ने जो है वो कंपाइल किया। और उसके बाद इस जो सिखिज्म है इसका जो 9th गुरु है वो गुरु तेज बहादुर है, और इसका जो 10th गुरु है गुरु हरगोबिंद है, और इसकी जो किताब है वो किताब जो है ग्रंथ साहिब है। उसके बाद जो है हमने इसने 5th सिख गुरु को जो है एग्जीक्यूट कर दिया, इसके दौर में एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इसने हिरन मीनार जो शेखुपुरा में है वो भी बनवाया जहांगीर ने, और जहांगीर जो है वो लाहौर में जो है वो दफन है, और इस अनारकली में। और उसके बाद अगर हम जहांगीर के बाद देखें तो जहांगीर का जो बेटा था शहरयार, और इसकी जो बीवी थी वो नूर जहां, जो जिसको महरुन निसा भी कहते हैं,
और इसकी बीवी जो है वो हिंदुस्तान की सबसे मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द हिंदुस्तान भी जिसको कहते हैं, मैरून निसा, वो थी। उसका बेटा जो शहरयार था वो 1627 से लेकर 1628 तक हुक्मरान रहा। और फिर इसका जो बड़ा बेटा था जो कि एक राजपूत मां से था, उसने जिसको कहते हैं शहजादा खुर्रम, और जिसका जो टाइटल था वो था शाहजहां, उसने जो है शहरयार को कत्ल करके उसकी जगह पर हुकूमत ले ली। शाहजहां ने अपने भाइयों को कत्ल करके हुकूमत ले ली, क्योंकि मुसलमानों में ये जो इंडिया की हुकूमत थी, इसमें जो है थ्रोन के ऊपर कौन बैठेगा, जब कोई बादशाह मर जाता था तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो जो हुकूमत के दावेदार होते थे उनको सबको कत्ल करके आपको तख्त के ऊपर बैठना होता था, क्योंकि एक प्रॉपर तरीकाकार मौजूद नहीं था। तो उसके बाद 1628 से लेकर 1658 तक जो है शाहजहां रहा। तो शाहजहां ने जो है, शाहजहां के दौर को, इस वक्त इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा पीक पर थी, और इसने जो है अपने सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाना शुरू कर दिए, जो कि बाद में वजह बनेगी हिंदुस्तान की बर्बादी का या तनज़्ज़ुली का। तो शाहजहां ने जो है 1628 में जो है इसने, इसकी शादी हुई थी एक अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल भी कहते हैं, जिसके लिए इसने 1632 से 1648 में ताजमहल, जो के यमुना रिवर के किनारे, यानी जमुना रिवर के किनारे पर आगरा सिटी में मौजूद है ताजमहल, उसकी भी इसने 1632 से 1648 तक कंप्लीट हुआ, जो कि इसकी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के लिए था। तो उसके लिए इसने, और उस्ताद इज़्ज़ा जो इसका आर्किटेक्ट था, तो ये 1648 में कंप्लीट हुआ ताजमहल। उसके अलावा जो है इसने जामिया मस्जिद दिल्ली की बुनियाद रखी, इसने मोती मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद लाहौर में इसने बनवाई, और इसने शालीमार गार्डन जो है वो श्रीनगर में, और शालामार बाग 1642 में लाहौर में, और इसने जो है इसके अलावा इसने जो है वजीर खान मॉस्क लाहौर में, और जो है इसने वजीर खान मॉस्क लाहौर में और महाबत खान मॉस्क जो है पिशावर में इसने बनवाई। और उसके अलावा जो है इसने जो है कंस्ट्रक्शन में इसने आगरा फोर्ट को कंप्लीट किया, और इसने जो कैपिटल है वो कैपिटल को भी शिफ्ट किया दिल्ली टू आगरा, और उसके बाद इसने कैपिटल को भी, और ये वो पहला हुक्मरान है जिसने अपने लिए पीकॉक थ्रोन यानी मोर के पंख से थ्रोन भी बनवाया। यानी इसने जो है, और इसकी जो बीवी थी अर्जुमंद बानो बेगम, वो 1631 में मर गई थी, ड्यूरिंग बच्चे को पैदा करते हुए प्रेगनेंसी वो मर गई थी, तो 1631 में। और फिर इसके बाद इसके भी 4 बेटे थे, और इसके जो 4 बेटे थे उनमें सबसे बड़ा बेटा दारा सिकू, जो कि हजरत मियां मीर, हजरत मियां मीर कौन है जी? हजरत मियां मीर एक सूफी बुजुर्ग हैं जिन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी, जो कि सिखों की इबादत गाह है, और उसका ये हजरत मियां मीर का दारा सिकू डिसाइपल था और शाहजहां का बड़ा बेटा था। और इसने एक किताब भी लिखी, मिंगलिंग ऑफ टू ओशन, मजमा अल बहरैन, और इसने जो है दारा शिकू जो है, ये भी फिर जैसा कि आपको बताया गया है कि थ्रोन के लिए सारे भाई आपस में लड़ते थे, तो ये शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद शाह शुजा, और जो इसके चारों भाई थे वो चारों के चारों भाई आपस में लड़े, लेकिन उसमें जो है एक भाई ने जो है साथ दे दिया औरंगजेब का, और जो ये दूसरा भाई था दारा सिकू और औरंगजेब के दरमियान जो है 2 जो है लड़ाइयां हुई 1657 और 58 में। एक 1657 में जो है वो धर्मशस्त्र, और 1658 में जो है बैटल ऑफ सामूगढ़, जिसके नतीजे में जो है दारा शिकू को कत्ल कर दिया, और 1658 में औरंगजेब आलमगीर जो है वो तख्त नशीन हो गया, वो तख्त पर बैठ गया मुगल तख्त के ऊपर। ये औरंगजेब आलमगीर जो था, ये इसने जो है अपने भाइयों को भी कत्ल कर दिया, और अपने बाप को जो शाहजहां था उसको आगरा फोर्ट में कैद कर दिया, और ये आगरा फोर्ट जो है आगरा सिटी में ताजमहल के बिल्कुल सामने मौजूद है। और फिर उसके बाद जो है
वहां पर शाहजहां 8 साल के लिए कैद रहा, 1858 से लेकर 1658 से लेकर 1666 तक। और 1666 में ये वहीं पर वफात पा गया और फिर इसे ताजमहल में दफन कर दिया गया इसकी ख्वाहिश के मुताबिक। और जो है ये जो औरंगजेब आलमगीर था, इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। और इसने फतावा आलमगीरी एक किताब भी लिखी है। और इसने जो है अपीज करने के लिए सुन्नी मुस्लिम उस वक्त के जो थे उनको खुश करने के लिए दीन इलाही को भी अबॉलिश कर दिया। और इसने 1669 में जो है जिजिया टैक्स को भी रिवाइव कर दिया। और इसने 1673 में बादशाही मॉस्क जो लाहौर में है उसकी भी बुनियाद रखी और बीबी का मकबरा भी इसने बनवाया। ठीक है जी। तो इसने जो है इसने भी और ये मराठों के साथ जो है इसने 25 साल साउथ में जो मराठा है, ये हैदराबाद दक्कन के वेस्टर्न साइड पर एक इलाका है महाराष्ट्र, और वहां पर मराठी बोलने वाले जो लोग हैं उनको मराठे कहते हैं। तो उनके साथ ये 25 साल जंग में जो है मशगूल रहा, जिसकी वजह से इसका जो दारुल हुकूमत था वो डिस्टेबलाइज हो गया, क्योंकि दिल्ली से ये बहुत नीचे की तरफ गया हुआ था। तो इस वजह से जो है इसकी हुकूमत इसके बाद जो है हुकूमत में बहुत ज्यादा जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। और इसने बीजापुरी और गोलकोंडे दो जो रियासतें थी महाराष्ट्र के ईस्ट साइड पर 1686 और 1687 में अनेक्स कर ली। बीजापुरी पर जो है आदिल शाही डिनासिटी और गोलकोंडा पर कुतुब शाही डिनासिटी, ये दो डिनासिटियां जो हुकूमत कर रही थी। तो इन दोनों डिनासिटियों को इसने पूरे के पूरे रिसोर्सेज उधर लगा दिए। इसने म्यूजिक को बैन कर दिया और उसके बाद इसने जो है सबके ऊपर बिला तफरीक जो है जिजिया टैक्स भी लगा दिया, जिसकी वजह से 1658 से 1707 तक जो है ये रहा। और उसके बाद ये जो है खुलदाबाद महाराष्ट्र में, जिसका नाम अब बाद में चेंज करके औरंगाबाद भी रख दिया गया था, ये वहां पर जो है वो दफन है। तो औरंगजेब आलमगीर को जो है इसने फतावा आलमगीरी भी लिखी और इसमें बहुत सारे यानी इस्लामिक काम किए। और इसके इस्लामिक काम करने की वजह ये थी कि ये इसकी जो परवरिश थी वो दक्कन प्लेट्यू में हुई, और जो इंडिया का साउथ बनता है और यहाँ पर उलमा लोग ज्यादा थे, और उन उलमा ने इनको जो है ऑर्थोडॉक्स टाइप के इस्लाम की तरबियत दी, जो उसने पूरे हिंदुस्तान पर नाफिज करने की कोशिश की। गोलकोंडा और जो बीजापुरी थे वो दोनों भी शिया मुस्लिम थे, इसलिए इसने उन दोनों को भी अनेक्स कर लिया। और औरंगजेब आलमगीर ही वो हुक्मरान है जिसके दौर में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा इलाके पर मुगल हुकूमत इस्टेब्लिश थी। उसके बाद देखें तो 1707 में मुगलिया एम्पायर का तनज़्ज़ुली शुरू हो जाती है, और यहाँ पर हम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर हमें लाना नागुज़ीर हो गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को बनी थी। और अगर हम हिंदुस्तान में यूरोपियन के एडवेंट को देखें तो हिंदुस्तान में सबसे पहले पुर्तगाली आए, और पुर्तगालियों में वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से जिसका ताल्लुक था, उसको निकोलस V जो कि पॉप था उसने पुर्तगाल को इजाजत दी थी। और पुर्तगाल का जो किंग था हेनरी, उसने जो है वास्को डी गामा को रिसोर्सेज दिए, और वो केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के साउथ में जो केप ऑफ गुड होप है, वहां से होता हुआ अब्दुल मजीद जो एक बहरी जहाज चलाने वाला था, उसके जरिए से कालीकट के मकाम पर जो कालीकट का हुक्मरान था जामोरिन जो कि बीजापुरी डिनासिटी का बंदा था, उससे जो है वो वहां पर मिला। तो फिर उसने जो है उसको वेलकम किया, और फिर ये 3 शिप लेकर आया था, और जाते हुए ये जो है 60 गुना प्रॉफिट कमाकर गया। और फिर जो है 1501 में दोबारा आया ये, और इसे दोबारा वेलकम किया गया, और इसने कालीकट पर, बॉम्बे के ऊपर और उसके बाद कोचीन के ऊपर 3 इलाकों के ऊपर इसने जो है अपनी पोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश कर ली, और यहां से ट्रेड करना शुरू कर दिया। जब हेनरी VIII ने देखा कि ये ट्रेड बहुत ज्यादा जो है वो अहम है, तो उसने फिर क्या कर दिया, यहाँ पर अपना एक परमानेंट गवर्नर जो है भेजने का फैसला किया। और पुर्तगाल की तरफ से पहला जो गवर्नर था वो था फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक पुर्तगाल का गवर्नर रहा। उसके बाद हम देखें तो अल्फोंसो डी मुर्के असल में इसने पुर्तगाली जो इन्फ्लुएंस था वो हिंदुस्तान में इसने कायम किया। इसने जो ट्रेड का पूरा रास्ता था वो इसने अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि पुर्तगीज की जो नेवल पावर थी, उन्होंने गन को जो है वो
शिप्स के ऊपर माउंट कर लिया था, इसलिए जो है उनकी नेवल पावर जो है वो मुगलों से भी और जो लोकल रूलर से उन सबसे ज्यादा थी। तो पुर्तगाल ने अपना इन्फ्लुएंस कायम कर लिया। उसके बाद हिंदुस्तान में जो है डच आए, और डच जो है, डच कहते हैं नेदरलैंड के लोगों को, नेदरलैंड जो कि जिसका पुराना नाम जो है हॉलैंड था, उधर के लोग आए, डच ईस्ट इंडीज कंपनी। और डच ये वही इलाका है जहां पर दुनिया का पहला बैंक भी बना 1609 में। तो एम्स्टरडेम स्टॉक एक्सचेंज भी, सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी नेदरलैंड की ही इसलिए है। तो ये लोग बड़े एडवांस लोग थे, तो हिंदुस्तान के लोगों को इनकी जो तिजारत थी वो पसंद आई। इस वजह से डच ने भी यहाँ पर अपने कंट्रोल जो है वेस्टर्न जो कोस्ट लाइन थी या ईस्टर्न कोस्ट लाइन थी, वहां पर अपनी पोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर ली। और फिर हमने देखा कि 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उसने जो है चार्टर एक्ट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो के 1599 में जॉन वॉट ने बनाई थी, उसको क्या दिया, चार्टर एक्ट दिया। तो इस चार्टर एक्ट का मतलब ये था कि हिंदुस्तान में बरतानिया की तरफ से सिर्फ एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ और सिर्फ तिजारत कर सकती है, और कोई कंपनी बरतानिया की तरफ से वहां तिजारत नहीं कर सकती। तो ये चार्टर एक्ट जो है वो लेकर 1607 में जो है थॉमस हॉकिंस जो है वो जहांगीर की कोर्ट में आया, और उसे फारसी जबान बोलनी आती थी। उसने यहाँ पर अंग्रेजी पोर्ट स्टैब्लिश करने की इजाजतनामा जहांगीर से ले लिया। फिर 1615 में सर थॉमस रो जो कि एक अंग्रेजी डिप्लोमेट है, वो जहांगीर के कोर्ट में आया और जहांगीर से कमर्शियल ट्रेड की इजाजत ली, और उसने जो है हिंदुस्तान के मद्रास के और बॉम्बे के रीजन में अपनी पोर्ट्स स्टैब्लिश करने की कोशिश की। और 1664 में कैथरीन बोरोगेंजा जो कि पुर्तगाल की एक क्वीन थी, उसके साथ किंग फिलिप जो कि इंग्लैंड का किंग था, उसके साथ शादी हुई। इस तरीके से पुर्तगाल ने जो ये बॉम्बे की पोर्ट थी, ये इंग्लैंड को डाउरी में यानी जहेज में दे दी, और बॉम्बे से अपनी जो वो एक पावर थी वो ले ली। और इस तरीके से पुर्तगालियों का यहाँ से अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म कर दिया। उसके बाद जो डच थे, डच को भी जो है इनके साथ एक मुआहिदा किया कि इंडिया में हम लोग तिजारत करेंगे, और साउथ ईस्ट एशिया यानी ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया का रीजन है, इधर जो है वो डच ईस्ट इंडीज कंपनी जो है वो तिजारत करेगी। तो इस तरीके से जो है डच ईस्ट इंडीज जो है वो तिजारत की वहां पर हो गया, और डच को भी इन्होंने इस तरीके से यहाँ से फारिग कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर हिंदुस्तान में इसने अपनी जो है पहली फैक्ट्री 1612 भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल डेट 1613 में होनी चाहिए, सूरत के मकाम पर। ये सूरत जो है ये अहमदाबाद से नीचे गुजरात वाले रीजन में मौजूद है। और बॉम्बे जो है वो 1664 में, ये जो आपका महाराष्ट्र और ये जो केरला का रीजन है, इसके थोड़ा सा ऊपर करके ये जहां पर बीजापुर डिनासिटी थी, बीजापुर की स्टेट थी, बीजापुर की स्टेट के थोड़ा सा ऊपर करके आपकी कौन सी है जी, गोवा। तो गोवा जो है वो कंट्रोल में रहा 1530 से लेकर 1961 तक पुर्तगाल के कंट्रोल में। ये पुर्तगाली कंट्रोल में 1961 तक रहा। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो यहां पर एक और कंपनी 1664 में, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, वो इस्टेब्लिश हुई। और उस वक्त लुई 14 जो सबसे मशहूर बादशाह है फ्रांस का, वो हुकूमत कर रहा था फ्रांस के ऊपर। तो लुई 14 के दौर में फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी जो है वो आई, और वो बर्तानिया के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में गई। तो वहां पर जो है कार्नेटिक प्रोविंस, ये जो बीजापुरी और गोलकोंडा की स्टेट के ईस्टर्न साइड पर एक प्रोविंस है जिसे कार्नेटिक का प्रोविंस कहते हैं, जहां पर हिंदुस्तान का इलाका मद्रास मौजूद है। तो इस मद्रास के इलाके में जो है कार्नेटिक प्रोविंस में जो है रॉबर्ट क्लाइव के मशवरे के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने जो है रॉबर्ट क्लाइव जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था, उसने मशवरा दिया उधर के ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर था उसको, और इस तरीके से जो है मद्रास से फ्रेंच ईस्ट इंडीज कंपनी को शिकस्त हो गई, और हिंदुस्तान पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एक मोनोपोली कायम हो गई 1664 1700 समथिंग में, 1730 के बाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि ईस्टर्न साइड से उन्होंने जो है पुर्तगालियों को और जो है डच को निकाल दिया, और फ्रेंच को भी वो ऐसा ऐसा निकालते जा रहे हैं। और फिर 1757 में 1756 में
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ओहदा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कायम किया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक बरतानिया की प्रोपराइटर्स प्रोपराइटर्स वो होते हैं लोग जो किसी कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। ये शेयर होल्डर ने 24 लोगों को डायरेक्टर के ओहदे के लिए चुना। इन बहुत सारे प्रोपराइटर्स में से 24 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल डायरेक्टर थे। वो 24 लोग एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर चुनते थे जिसे आप कहते थे गवर्नर। तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो पहली बार चुना गया 1756 से 1760 को रॉबर्ट क्लाइव को। ये पहला ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर है। इसने जो है 1756 में जो है जो उस वक्त बंगाल की हुकूमत थी उसका जो हुक्मरान था वो था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, मिलिट्री कमांडर, वो था मीर जाफर। तो मीर जाफर को इसने रिश्वत देकर कि मैं तुझे जो है सिराजुद्दौला के मरने के बाद नवाब बना दूंगा, इस रिश्वत के ऊपर जो है इसने उसको अपने साथ मिला लिया। और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 200 यूरोपियन और 800 लोकल लोग की आर्मी थी, यानी टोटल 1000 की आर्मी थी। और सिराजुद्दौला के पास 50,000 की आर्मी थी। लेकिन मीर जाफर की गद्दारी की वजह से 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी और बंगाल को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1756 से 1760 रॉबर्ट क्लाइव, 1760 से 1765 वैनी स्टार्ट, 1765 से 1767 तक दोबारा रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद 1767 से 1769 तक वेल स्टार्ट, और 1769 से लेकर 1773 तक कॉटराइट। ये 5 जो है गवर्नर ऑफ बंगाल रहे। गवर्नर बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं जो कि यहां पर मामलात को चला रहा था, क्योंकि यहां तक अभी टेलीग्राफ की इन्वेंशन नहीं हुई। तो टेलीग्राफ की इन्वेंशन ना होने की वजह से ईस्ट इंडिया के जो डायरेक्टर थे ये लंदन में बैठकर मामलात को देख रहे थे। तो इंडिया से लंदन तक पैगाम पहुंचाने में तकरीबन 1 साल लग जाता था। इसलिए जो इंडिया का गवर्नर होता था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, इसने अपने ऑन पर फैसले लेने होते थे। तो बंगाल को कब्जे में लेने के बाद, उसके बाद अगर हम हिंदुस्तान के हमने 3 जो है वो रीजन को, एक सेकंड अब ब्रेक, वेट 48 में पानी पी ले हैं। हाँ थक गया थोड़ा। ये सबने मुझे ऐसी भेजनी है, रिकॉर्डिंग भेजने की कोशिश करनी है, या अपनी बनाने की दिखाओ, अपनी बनाने की कोशिश तो कर सकते हो ना, 2 दिन लो, 3 दिन लो, 4 दिन लो, तो रिकॉर्डिंग अपनी बनाने की आप लोग कोशिश तो कर सकते हो। तो क्योंकि ये देखें मैं सिर्फ सवाल बोल रहा हूँ। और अब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं जी? अब हम पहुंच गए हैं कि जो यूरोपियंस का जो वो जो है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनिपुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है जी। अब पहले बंगाल को डिस्कस करेंगे,
फिर मैसूर को डिस्कस करेंगे, फिर मराठा को डिस्कस करेंगे, और फिर जो है हम पंजाब को डिस्कस करेंगे। तो जी बंगाल के अंदर फिर जो है मीर जाफर ने गद्दारी की, और मीर जाफर जो है ये सिकंदर मिर्जा जो आपका जो गवर्नर जनरल रहा है, ये इसी का पोता भी था। ठीक है जी, जिसने प्लासी टू पाकिस्तान एक किताब भी लिखी है, ये सिकंदर मिर्जा इसी के पोतों में से, इसी की नस्ल में से था सिकंदर मिर्जा। आपका जो गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंट, लास्ट गवर्नर जनरल भी रहा है, और आपका लास्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहा है जो सिकंदर मिर्जा, वो इसी की नस्ल में से था। तो मीर जाफर जो है वो गद्दारी की अलामत आज भी बंगाल में समझा जाता है। उसने जो है सिराजुद्दौला को, और उसी के जो बेटा था उसने बिहार के इलाके में सिराजुद्दौला जो भाग के जाने की कोशिश कर रहा था, कत्ल कर दिया। और जो है ये 1757 से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब रहा, और इसे जो है बंगाल का नवाब बनाई रखा। लेकिन असल हुकूमत जो है वो अब किसके पास चली गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ये एक पपेट रूलर था, इससे बहुत ज्यादा पैसे और तहाइफ जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, क्योंकि बंगाल सबसे ज्यादा रिच रीजन था हिंदुस्तान का। तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा पटसन जो है, जूट जो है, रेयन जो है बहुत ज्यादा होती थी, और यहाँ के जो एग्रीकल्चर थी वो भी बहुत ज्यादा थी। इसलिए सारे के सारे रिसोर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फौज के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए यूटिलाइज कर रही थी। तो अगर हम इसको देखें तो 1764 में, 1763 में जो इसका कनेक्ट है ना, ठीक। अच्छा, तो अब कहाँ पर थे हम? करते हैं। हाँ हाँ, तो 1700 जो 64 है, 1764 में, 1763 में मीर कासिम जो कि मीर जाफर का जो दामाद था, वो बंगाल का गवर्नर बन गया। जब वो गवर्नर बना तो इसके अंदर थोड़ी सी जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो अदावत भरी। तो इस टाइम पर अगर हम हिंदुस्तान की बाकी कंडीशन को देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी जो है वो कायम हो चुकी है। उन्होंने जो है अपनी पहली प्रेसिडेंसी जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दूसरी प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जहां पर फोर्ट विलियम, कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम इन्होंने अपना क्वार्टर बनाया हुआ था, हेडक्वार्टर। और अगर मद्रास में देखें तो फोर्ट डेविड, और जो अगर इधर देखें तो सेंट जॉर्ज। ठीक है जी, तो 3 ये इन्होंने फोर्ट बनाए हुए थे, बॉम्बे में और जो है मद्रास में और कलकत्ता में। 3 फोर्ट ये बनाए हुए थे। और इसका जो मेन रीजन था, वो मेन रीजन कौन सा था जी? बंगाल का। कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम था वो इसका मेन रीजन था। और अब इसके आगे देखें तो यहाँ पर मैसूर की रियासत आती है, जो कि 1761 में हैदर अली ने कायम की। हैदर अली ने 1761 में कायम की, और उसके बाद 1767 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुई, जो कि 1767 से लेकर 1769 में चली, और जिसके आखिर में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैटल हार गई। और हैदर अली की जो मदद थी वो फ्रांसीसी कर रहे थे, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अभी थोड़ी बहुत ही यहाँ पर बाकी थी। उसके बाद हम देखें तो सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 1784 तक रही। लेकिन 1782 दिसंबर में जो ये हैदर अली था, ये कैंसर की वजह से मर गया। और फिर 1782 में तख्त पर जो है, थ्रोन पर जो है वो इसका बेटा टीपू सुल्तान बैठा। और उस 1784 में जो है वॉरेन हेस्टिंग जो उस वक्त गवर्नर था, उसने जो है 1784 में पहले जो जीती हुई जंग थी टीपू सुल्तान की, उसको हरा कर जो है उसके साथ ट्रीटी ऑफ बेंगलुरु की, या मैंगलोरू भी कहते हैं उसको, उसके साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोरू की। उसके बाद हम देखें तो 1790 से 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रिंगनापट्टनम, इस एक लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर को देखें तो 1700 हमने देखा 56 से लेकर 1772 तक जो है 5 गवर्नर रहे। उसके बाद 1773 में एक रेगुलेशन एक्ट आया, जो कि बरतानवी पार्लियामेंट ने दिया था, जिस रेगुलेशन एक्ट के तहत एक जो गवर्नर जनरल था उसके ऊपर बरतानवी गवर्नमेंट ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जो है एक एक्ट दिया। और ये जो रेगुलेशन एक्ट था, इस रेगुलेशन एक्ट के जरिए से वायसराय के साथ
उसकी 4 मेंबर काउंसिल बनाई, उसके साथ 4 लोग और जोड़े जो कि बरतानवी पार्लियामेंट के बताए हुए लोग थे। और ये जो वायसराय था, इसे रेगुलेशन एक्ट में कोई वीटो पावर नहीं दी गई। और फिर उसके बाद जो है इस एक्ट के अंदर कुछ लूप होल थे, लेकिन इस एक्ट के मुताबिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम वो कौन बना जी? वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम। क्योंकि अब जो मद्रास और जो आपकी बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है, इसको अंडर कर दिया गया किस प्रेसिडेंसी के? बंगाल प्रेसिडेंसी के। जो बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर है वो ही गवर्नर जनरल बन गया, जो कि मद्रास को और बॉम्बे को लीड करेगा। उसके बाद अगर हम देखें 1773 से लेकर 1785 तक जो है वॉरेन हेस्टिंग इसका गवर्नर जनरल रहा। और 1784 में एक पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिस पिट्स इंडिया एक्ट के मुताबिक इन 4 मेंबरों को कम करके इनकी मेंबरों की तादाद 3 कर दी गई। और इसमें जो है ये जो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम है, इसको वीटो की पावर भी दे दी गई। लेकिन इसके साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया 6 मेंबर का, जो कि क्राउन अपॉइंट करेगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये एक प्राइवेट कंपनी है जो 24 डायरेक्टर पर मुश्तमिल है। क्योंकि इसी टाइम पर अगर आप देखें तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की इंडिपेंडेंस हो गई, और अमेरिका जो है वो कॉलोनी था बरतानिया की। तो बरतानिया ने जब देखा कि हमारी एक कॉलोनी में बगावत हो गई है, तो उन्हें शक हुआ कि, क्योंकि वो लोग भी बरतानवी थे जिन्होंने बरतानिया के साथ बगावत की, कि कहीं ये ईस्ट इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ बगावत करके हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट ना कर दे। तो इस डर की वजह से उन्होंने इस 3 मेंबर जो काउंसिल थी, इसके ऊपर 6 मेंबर जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिठा दिया। अब जो फैसले होते थे वो कौन करता था? वायसराय और उसकी 3 मेंबर काउंसिल के बाद इन फैसलों को ये जो 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये भी चेक कर सकता था। और साथ में इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट का एक इदारा भी कायम कर दिया और उसका एक चीफ जस्टिस भी बना दिया। क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो 1764 में नवाब ऑफ औध, नवाब ऑफ ये औध की जो स्टेट है ये दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट साइड पर एक स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट साइड पर, जिसके नवाब जो थे, नवाब जो है शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला जो थे वो 1764 में नवाब शुजाउद्दौला थे। और इस वक्त अगर हम देखें तो दिल्ली जो था, दिल्ली इस वक्त मरहटों के कंट्रोल में था, और मरहटे जो है वो अपनी पावर की पीक पर थे इस टाइम पर। और वो जो मरहटे हैं उनका जो वजीर था, उनका जो इन्फ्लुएंस शुदा वजीर था, वो दिल्ली में बैठा था। और इस वक्त जो मुगल हुक्मरान था, अगर हम औरंगजेब आलमगीर के बाद देखें तो औरंगजेब आलमगीर के बाद उसके 4 बेटे थे। उन 4 बेटों के दरमियान दोबारा थ्रोन की जंग हुई, और उसमें से जो उसका बड़ा बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट, वो 1709 से लेकर 1712 तक हुक्मरान रहा। उसके बाद उसका बेटा जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक हुक्मरान रहा, और फिर 1713 में उसको कत्ल कर दिया गया। और फिर एक उनका जो दामाद था फर्रुख सियार, फर्रुख सियार जो है वो 1713 से लेकर 1719 तक मुगल बादशाह रहा, जिसे लाने वाले सैयद बरादर थे जो कि हिंदुस्तान के इलाके से थे। तो उसके बाद सैयद बरादर के हेल्प से ये आने वाले बंदे को जो है ब्लाइंड करके, अंधा करके कत्ल कर दिया गया। और फिर 1719 में मुगल एम्पायर का शॉर्टेस्ट रूलर रफीउद्दराजात आया, और रफीउद्दराजात के बाद 1719 में ही रफीउद्दौला आया। ये 17 कलर बदलने की वजह से, इतनी ज्यादा जो है वो इंटरप्सी रहने की वजह से मुगल हुकूमत बिल्कुल अपने ज़वाल की तरफ जाना शुरू हो गई। और फर्रुख सियार जो था, इसको एक बीमारी थी जिसका इलाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फिजिशियन ने उसको दिया, और इसने खुश होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में फ्री ट्रेड की इजाजत दे दी। और फ्री ट्रेड के साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे चाहे आगे भी ये फ्री ट्रेड अपनी मर्जी से बांट सकती है। तो इसकी वजह से जो
मुगलिया कंट्रोल था तिजारत के ऊपर वो भी कम हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली मजीद हो गई। और अगर हम इसके बाद देखें तो 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इसके नाम से ही आइडिया होता है कि ये बड़ा ही नॉन सीरियस टाइप का इंसान था। ये मुगल थ्रोन पर बैठा, लेकिन इसके दौर में क्या हुआ जी, हिंदुस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो मनसबदारी का सिस्टम था, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया। और फिर जो है इसके दौर में काबुल और कंधार की जो थी हुकूमत, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान से जो भी हमला होता है वो काबुल या कंधार के रास्ते से होता है। क्योंकि अगर आप इंडिया को ऊपर से देखें तो ऊपर में हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश की माउंटेन का सिलसिला है, यानी नॉर्थ से अटैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वेस्टर्न साइड, ये जो खैबर पास का या कंधार से बोलान पास का जो रीजन है, यहां से हमला करना कंपैरेटिवली इजी है। और अब ये वाला जो वेस्टर्न साइड वाला जो फ्रंट है, ये अब खुल गया। तो यहां से जो 1501 से लेकर 1736 तक जो सफावीद डिनासिटी रही थी, उसको जो है अफसारीद डिनासिटी ने जो है टेकअप कर लिया। और नादिर शाह जो एक कमांडर था, इसने 1736 में जो है वो क्या कर दी जी, अफसारीद डिनासिटी की बुनियाद रखी। और इस नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में, मोहम्मद शाह रंगीला वो हुक्मरान है जो पीकॉक थ्रोन पर आखिरी बार बैठा। इसके बाद पीकॉक थ्रोन पर बैठने वाला कोई मुगल बादशाह नहीं बना, क्योंकि मुगल पीकॉक थ्रोन खत्म हो गया। उसके बाद इसको 1739 में बैटल ऑफ करनाल में जो है मोहम्मद शाह रंगीला को शिकस्त दे दी गई। मोहम्मद शाह रंगीला, लेकिन ये अहमद जो नादिर शाह था, ये जाते हुए जो है अपनी ये जो सारी की सारी जो उसने इलाके फतह किए थे, वो जाते हुए मोहम्मद शाह रंगीला को ही देकर चला गया और दिल्ली को लूट कर वो चला गया। और फिर उसका एक कमांडर था अहमद शाह दुरानी, जिसने अहमद शाह दुरानी, या जिसे अहमद शाह अब्दाली भी कहते हैं, क्योंकि वो मुल्तान के इलाके अब्दाली रोड के ऊपर उसकी पैदाइश है। तो अहमद शाह दुरानी ने, दुरानी डायनासिटी जब वो मारा गया, इसको भी, नादिर शाह को भी असैसिनेट कर दिया गया, तो अहमद शाह दुरानी आ गया हिंदुस्तान में। अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में अब कुछ ज्यादा प्लेयर्स इकट्ठे हो गए हैं। मैसूर को हमने देख लिया, मैसूर को हमने देखा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। और अगर हम फोर्थ एंग्लो मैसूर वार को देखें तो वहां पर लॉर्ड वेल्सले जो था, उसने अप्रैल 1799 से लेकर 4 मई 1799 तक मैसूर की जो स्टेट थी उसको हरा दिया। और टीपू सुल्तान जो था, इसका जो एक जो तोप खाने का इंचार्ज था मीर सादिक, उसको अपने साथ मिलाया और उसने गद्दारी की मीर सादिक ने, और टीपू सुल्तान को जो है वो कत्ल कर दिया गया 4 मई 1799 को। और जो ये मैसूर था, इसके इलाके को मराठों में, बीजापुरी में बांट दिया गया और कुछ हिस्से को इंडिपेंडेंट रख दिया गया और कुछ हिस्से को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके पास अब कोस्ट लाइन ना बची। तो फिर इसके बाद जो है ये मैसूर की एक प्लेयर जो है वो कंप्लीट हो गया। और इसमें अगर हम देखें तो मैं आपको बता चुका कि मराठे जो है वो दिल्ली के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कायम कर चुके हैं। और ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके बाद जो मुगल बादशाह आया वो था शाह आलम सानी। शाह आलम सानी जो है 1754 से लेकर 1806 तक ये रहा। और ये शाह आलम सानी जो है, ये अपने वजीर से डर कर कहां गया हुआ है, ये चला गया औध की स्टेट में, जहां पर कौन है हुक्मरान, जो शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के पास ये चला गया। और अब ये शुजाउद्दौला नवाब ऑफ औध जो है, और उसके बाद शाह आलम सानी, और उसमें बंगाल में जो था 1764 में मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम इस ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं। तो इन तीनों ने, बंगाल का मीर कासिम और शुजाउद्दौला नवाब ऑफ औध, और उसके बाद जो है आपका तीसरे नंबर पर जो है शाह आलम सानी, जो मुगल एम्परर है, मुगल का बादशाह है उस टाइम पर। इन तीनों ने 1764 में बैटल ऑफ बगजर, जो रॉबर्ट क्लाइव, जो वैनी स्टार्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्होंने लड़ी, तो इसको, इन तीनों को कंबाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकस्त दे दी। उन्होंने मीर कासिम को कत्ल कर दिया और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की मुगल बादशाह शाह आलम सानी के साथ। और ये ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने जो बंगाल के दीवानी राइट्स थे,
जो इकोनॉमिक राइट, दीवानी राइट्स कहते हैं इकोनॉमिक राइट, यानी टैक्स की वसूली करना, एग्रीकल्चर लैंड को रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को देखना, तो ये सारा का सारा कंट्रोल जो है वो किसने अपने कंट्रोल में ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। साथ बंगाल का, साथ बिहार का और साथ ही उड़ीसा का, इन तीनों इलाकों के दीवानी कंट्रोल किन्होंने ले लिए, यानी इन्होंने ट्रीटी किसके साथ की? शाह आलम थानी के साथ। अब बाकी रह गया इन तीनों में से नवाब ऑफ औध। नवाब ऑफ औध की हुकूमत तो कायम रहने दी, लेकिन उसके ऊपर एक शर्त लगा दी और उसके ऊपर हैवी फाइन इंपोज किया, उससे पूरी की पूरी जंग का खर्चा वसूल किया, और साथ उससे कहा कि उसके साथ एक जो है अलायंस किया कि भाई अगर हमें तेरी फौज की जरूरत पड़ेगी, तुझे हमें फौज देनी पड़ेगी। तो इसके बाद ये तो हो गया उस वक्त के ये इन तीनों की बैटल ऑफ बगजर। उसके बाद अगर हम इसके थोड़ा सा ऊपर देखें तो जो मरहटे थे, ये मरहटों की जो हुकूमत थी ये महाराजा शिवाजी ने जो है वो कायम की थी, और इसकी जो पीक थी वो बालाजी, लक्ष्मी बालाजी शिवाजी बाजीराव जो थे वो थे, और इसकी पीक 1759 में देखी कि यानी पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया, साउथ से लेकर नॉर्थ इंडिया तक पूरा का पूरा इनके कंट्रोल में था। फिर उसके बाद लेकिन बर्तानिया ने जब पहले तो इनके साथ मिलकर मैसूर को शिकस्त दी, इनके साथ इनको अपने साथ मिलाई रखा, लेकिन जैसे ही 1775 में जो है वो संभाजी बाजीराव जब आए तो उनके साथ जो है क्या किया जी? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 1782 तक हुई। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वार 1805 से 1803 से लेकर 1805 तक रही। उसके बाद मैंने कहा था मुझे रिकॉर्डिंग। अच्छा चलो, यहाँ तो ये ऑडियो हो रही है। अच्छा खैर जी, 1842 से लेकर 1844 तक लॉर्ड एडिनब्रोक जो है अफगानिस्तान से अटैक करके जो है वापस आ रहा था, तो जो उनके साथ मिली हुई सब्सिडेरी अलायंस की हुई रियासत थी, तो ये जो है वो सब्सिडेरी अलायंस जो है वो तोड़ते हुए सिंध को 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया। और फिर ये जब इन्होंने देखा कि सिख अंपायर बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846 में हुई, जिसमें दुलीप सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर की, और जो गुलाब सिंह था उसने गद्दारी की, जैसे मीर जाफर ने की, जैसे मीर सादिक ने की, इस तरीके से राजा रंजीत सिंह के साथ गद्दारी की गुलाब सिंह ने, और उसको गद्दारी का सिला ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह दिया कि इसके साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर की, जिसके तहत जो है 7.5 मिलियन नानक शाही रुपये में कश्मीर की जो स्टेट थी इनको दे दी, और इस कश्मीर की स्टेट को हुक्मरान बन गया, और उन्हीं लोगों से, कश्मीर के जो लोग थे उसी से उसने टैक्स लगाकर ये 7.5 मिलियन नानक शाही रुपये इकट्ठा किया और अपनी हुकूमत इस्टेब्लिश कर ली, कि जो के डोगरा टैरानी का हिंदू लीडर राजा था। उसके बाद हम देखें तो 1848 से लेकर 1849 तक सेकंड एंग्लो सिख वार हुई, जिस एंग्लो सिख वार के नतीजे में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा का पूरा पंजाब को 1 मई 1849 को अपने कब्जे में ले लिया। और अगर हम इसकी बैटल्स को देखें तो बैटल ऑफ सैबरॉन, बैटल ऑफ लाहौर जो 1846 में हुई, और बैटल ऑफ गुजरात भी आप लिख लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो पंजाब को भी अब इन्होंने अनेक्स कर लिया, और जो है बंगाल को भी अनेक्स कर लिया। उसके बाद हैदराबाद, दक्कन इनके बिल्कुल साथ है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो सब्सिडरी अलायंस है, ये सब्सिडरी अलायंस 1799 में आने वाला लॉर्ड वेल्सले ने इंट्रोड्यूस किया। ये सब्सिडरी अलायंस जब कोई स्टेट को ये जंग में हरा देते थे, या जो बहुत छोटी स्टेट होती थी जो वैसे ही डर जाती थी, उसके साथ ये करते थे सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस के मुताबिक उस स्टेट को अंग्रेजों के ऊपर वक्त आने पर उस स्टेट को अंग्रेजों को फौज देना होती थी। ये था सब्सिडरी अलायंस। और जो सब्सिडरी अलायंस के साथ इस लॉर्ड वेल्सले ने रेवेन्यू के लिए भी 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, एक को कहते हैं महलवारी सिस्टम और एक को कहते हैं रैयतवारी सिस्टम। ये महलवारी और रैयतवारी सिस्टम लैंड रेवेन्यू के सिस्टम है। महलवारी सिस्टम में जो फार्मर है उसको जो है जागीरदार के थ्रू टैक्स देना होता था, और वो जागीरदार जाकर टैक्स देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये जो रैयतवारी सिस्टम है, इस रैयतवारी सिस्टम में जो लैंड फार्मर है वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो देता था टैक्स।
तो ये दो सिस्टम भी लॉर्ड वेल्लेसली ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद अगर हम देखें तो 1844 से 1848 तक जो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट रहा, और 1848 से लेकर 1856 तक जो है वो कौन आया जी, लॉर्ड डेलहाउसी। और ये लॉर्ड डेलहाउसी ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है जो कि अकेला गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया है। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम नहीं है। अब यहां पर आप गवर्नर जनरल का अगर मतलब देखें, गवर्नर बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं जो वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलात को संभाल रहा है। ऐसा ऐसा 1772 में रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद 1786 में एक जो आया कॉर्नवालिस कोड, उसके बाद 1793 में एक और चार्टर एक्ट, 1813 में एक और चार्टर एक्ट, 1833 में एक और चार्टर एक्ट, 1853 में एक लास्ट चार्टर एक्ट। और इन चार्टर एक्ट के जरिए से बरतानिया की हुकूमत ऐसा ऐसा मामलात को कंपनी कंट्रोल से निकालकर अपनी बरतानवी हुकूमत के कंट्रोल में लेकर आती गई। यानी 1700 जो 73 का एक्ट था उसमें 4 मेंबर लगा दिए उसके साथ, और 1784 का एक्ट था 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी उसके ऊपर लगा दिया। और 1793 के एक्ट में जो है उसके ऊपर मजीद जो है वो जो एक कंट्रोल था वो लगा दिया। किस तरीके से, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उनकी तादाद में कमी कर दी और उनकी मुद्दत को बढ़ा दिया, और रॉयल जो कम्युनिटी है वो उसको करेगी। और पिट्स इंडिया एक्ट में पहली बार ब्रिटिश पोजेशन का जिक्र किया गया। बरतानिया ने कहा कि हिंदुस्तान में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की चीजें हैं ये हमारी मलकियत है, ठीक है जी। और 1793 है, 1793 के बाद जो है उसके बाद 1813 के एक्ट में जो है वो भी अब थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और 1833 के एक्ट में स्लेवरी को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया। हिंदुस्तान में स्लेवरी को 1833 के एक्ट में अबॉलिश कर दिया गया और गवर्नर जनरल के ओहदे को। और 1833 के एक्ट में वो जो 3 मेंबर की काउंसिल थी उसके अंदर क्या कर दिया जी, एक चौथा मेंबर जिसे लॉ मेंबर कहते हैं और लॉर्ड मकाले को ऐड कर दिया गया। लेकिन इस मेंबर के पास वोटिंग राइट नहीं थे, वोट ये मेंबर नहीं कर सकता था। तो अगर हम इससे आगे की तरफ देखें तो इसके आगे की, ज्यादा तो नहीं हो गया टाइम? अच्छा, तो अगर हम इसके बाद देखें तो 1856 से लेकर 1868 तक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन आया जी, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। और ये लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग के दौर में जो है 1857 की जंग आजादी हुई। 1857 की जंग आजादी ये अभी मैं नहीं बता रहा, कल बताऊंगा या देखते हैं अगर टाइम बचता हमारे पास। तो अगर उसके बाद फिर जो है 18 लॉर्ड कैनिंग के बाद हमारे पास आ गया ये लॉर्ड कैनिंग जो है ये ही फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी बन जाएगा, और इसके दौर में 1857 की जंग आजादी होगी। और यानी अब इंडिया ने पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। ये 1757 से लेकर 1857 तक के सारे बल्कि पूरी इंडिया की हिस्ट्री 13.8 बिलियन से लेकर 1857 तक जितने भी क्वेश्चन रहे हैं ये सारे के सारे मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन आप लोगों को भी ऐसे ही याद होने चाहिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इस तरीके की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब थोड़ा ये करो बदरा, एक मोबाइल नहीं है मेरे पास, 17 मैसेज आए।